हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्क मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। देखिए सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और सेल जो है वो दो तरह के होते हैं। देखिए क्या दे रखा है, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहले तो हम बात करते हैं सेल की कि सेल होता क्या है। जब आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला यूनिट पहला जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने बात करी थी सेल की। देखिए सेल होता क्या है, सेल एक डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि सेल क्या है, एक डिवाइस है जो क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी। जैसे मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, या इसका हम उल्टा कर दें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं जिससे केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो वहां पर सेल क्या है, डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। अब यहाँ पर कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, उस बेसिस पर इसको दो में डिवाइड किया गया है। एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करें या गैल्वेनिक सेल की बात करें तो इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि केमिकल रिएक्शन होती है जो कि अपने आप हो रही है, स्वतः हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है। इंपॉर्टेंट बात है, गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करें या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, अपने आप स्वतः हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है या हम कहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कि हमने बात करी थी, दो तरह की एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम कह रहे हैं गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डैनियल सेल। ठीक है, अभी हम डैनियल सेल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या होता है। केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल की, तो केमिकल रिएक्शन जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और ये जो केमिकल रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस है। क्या है, स्पॉन्टेनियस है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्वतः रिएक्शन हो रही है, अपने आप हो रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ये तो थी बात इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से केमिकल चेंजेस होते हैं या केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये जस्ट रिवर्स हो गया। क्या हो गया, रिवर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दे रहे हो और उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देते तो केमिकल रिएक्शन नहीं होती। मतलब आप जबरदस्ती रिएक्शन करवा रहे हो। जबरदस्ती का मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने के लिए कहा है कि स्वतः रिएक्शन नहीं हो रही थी लेकिन आपने रिएक्शन को करवाया है। इसका मतलब यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। देखिए ये बिल्कुल छोटे छोटे से कंसेप्ट है, आप ध्यान रखना कि जितना बढ़िया एग्जाम होता है उतने ही वो बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है क्योंकि अपने आप हो रही है तो स्पॉन्टेनियस है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो रही है या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में आते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, डैनियल सेल जो है गैल्वेनिक सेल का या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है। नॉर्मली हम गैल्वेनिक टर्म काम में लेते हैं
तो गैल्वेनिक का मतलब आप समझ जाइए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हेडिंग दे रखी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल। तो पहली बात तो ये है कि जो डेनियल सेल है वो गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है। दूसरी बात ये रिवर्सिबल भी है। अब देखिए आगे आपके आएगा, सेल दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि दोनों साइड रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, दोनों साइड रिएक्शन का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, जिसको हम डिस्चार्जिंग कहते हैं। और जब आप चार्ज करोगे मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो उससे केमिकल रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पर जो हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल, इसका क्या मतलब है? देखिए होता क्या है कि जो केमिकल सेल होता है, या जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं, या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, किसी की भी आप बात करो, तो जो सेल होता है वो दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है। एक को हम कहते हैं एनोड और एक को हम कहते हैं कैथोड। और इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मेटल आयन इलेक्ट्रोड, या मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, या गैस इलेक्ट्रोड ETC। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रोड से या दो इलेक्ट्रोड से मिलकर एक सेल बनता है। अब वो इलेक्ट्रोड किसी भी तरह के हो सकते हैं। यहाँ पर जो डेनियल सेल में इलेक्ट्रोड है वो मेटल आयन इलेक्ट्रोड के टाइप का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि कोई भी सेल है वो दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है। अब पूरे सेल का डायग्राम बनाना या उसको रिप्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता। अब हम बार बार किसी सेल का डायग्राम नहीं बना सकते, आसानी से नहीं बना सकते, टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पर हमने एक रिप्रेजेंटेशन तैयार किया है कि वो जो है रिप्रेजेंटेशन बता देगा कि जो रिप्रेजेंटेशन हमने शो किया है या शॉर्ट में जो हमने शो किया उसका मतलब क्या है, कौन सा इलेक्ट्रोड कौन सा है, कौन सा इलेक्ट्रोड है, क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड है कैथोड है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। तो यहाँ पर जो डेनियल सेल है उसका रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, मतलब पूरा डायग्राम ना बनाकर शॉर्ट में बता रखा है कि वो सेल ओवरऑल है क्या। तो देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है क्या बता रहा है, यहाँ पर है माइनस चार्ज और यहाँ पर है प्लस चार्ज। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात, ये लिखा हुआ है Z और सिंगल लाइन है, और ये है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, नॉर्मली एक्वस सॉल्यूशन होता है। नॉर्मली क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, मतलब जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, और ये है जिंक। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या कहा था कि डेनियल सेल में जो इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है और ये एक इलेक्ट्रोड है, और ये इलेक्ट्रोड कौन से टाइप का है, मेटल आयन। कैसे कि ये तो हो गया मेटल, और जिंक सल्फेट का जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो जिंक 2+ आयन और SO4 2- आयन बनेगा। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर बीच में ये जो दो लाइन दे रखी है पैरेलल, ये क्या बता रही है, सॉल्ट ब्रिज को। किसको बता रही है, सॉल्ट ब्रिज। अब देखिए सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, कैसे काम करता है, वो हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिंगल लाइन बता रही है कि जो मेटल है और उसका जो आयन है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, जैसे मान लीजिए ये मेटल की रॉड है और ये उसके इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप है। ठीक है, मतलब डूबी हुई है उसके खुद के इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर मेटल क्या हो गया, जिंक, और उसका खुद का इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जिंक सल्फेट, उसके सॉल्यूशन में जिंक रॉड डूबी हुई है। तो ये एक इलेक्ट्रोड हो गया। दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है, कॉपर मेटल है, और किस में डिप है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रोड हो गया और ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया, तो ये दो अलग अलग इलेक्ट्रोड हो गए, और उन दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ कौन रहा है, सॉल्ट ब्रिज। कौन जोड़ रहा है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको ऐसे भी बता सकते हो या फिर आप इसको ऐसे ही बता सकते हो। जिंक हो गया, पूरा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिखने की जगह आप सिंपल लिख सकते हो जिंक 2+ एक्वस फॉर्म में, और यहाँ पर आपने लिख दिया कॉपर, इसको आप 2+ कर लीजिए, कॉपर 2+ एक्वस फॉर्म में, और ये हो गया कॉपर। अब यहाँ पर इसको याद करने की या समझने के लिए आप एक हिंट देख सकते हो, अलोन। क्या हिंट है, अलोन। क्या, अब देखिए अलोन हिंट क्या दे रहा है, यह ट्रिक है। क्या ट्रिक है, ए से एनोड, ए से क्या है, एनोड, एल से लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब जो लेफ्ट में इलेक्ट्रोड आप शो करोगे वो एनोड होगा। ठीक है, एनोड है लेफ्ट वाला, और ओ से क्या है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एन का मतलब है नेगेटिव चार्ज। तो ये आपको क्लियर हो गया कि लेफ्ट में आपके नेगेटिव चार्ज आएगा, लेफ्ट में आपके एनोड है, और एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। अब लेफ्ट में नेगेटिव आ गया तो राइट में पॉजिटिव आ जाएगा, लेफ्ट में एनोड है तो राइट में कैथोड हो जाएगा।
और लेफ्ट में एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैथोड पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो देखिए ये लिखा हुआ भी इसी फॉर्म में है, ये जिंक है, जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपके रिडक्शन होगा तो जिंक कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है तो रिडक्शन के फॉर्म में। तो ये आपके ट्रिक है याद करने की अलोन, ठीक है। आई थिंक आपको याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन है डीनियल सेल का, ये आपके डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। इवन नेट में भी पूछ रखा है, इवन नेट में पूछ रखा है डायरेक्ट कि डीनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो देखिए बहुत कोई टिपिकल क्वेश्चन है नहीं, आरपीएससी भी पूछ सकती है, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ए से एनोड, एल से लेफ्ट हैंड साइड, ओ से ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसने क्या दे दिया, लेफ्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, सेल जो है वो 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है, एक एनोड और एक कैथोड। एक इलेक्ट्रोड को हम हाफ सेल भी कहते हैं, एक इलेक्ट्रोड को हाफ सेल, दूसरे इलेक्ट्रोड को हाफ सेल, दोनों को मिला दो तो कंप्लीट सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन होती है उसको हम हाफ सेल रिएक्शन भी कहते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन हो रही है उसको भी हम हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं। और दोनों रिएक्शन को जब कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो ये क्या कह रहा है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शन, जो कि एनोड है उस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर लेफ्ट में जो है वो एनोड है, राइट इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैथोड हम कह रहे हैं, उस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब हमने रिएक्शन लिख रखी नीचे, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या रिएक्शन है, जिंक जो है, जो जिंक रॉड है, जिंक मेटल की जो रॉड है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होने से जो जिंक मेटल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिंक रॉड है जिसमें जिंक मेटल है, वो मेटल जो है आयन में कन्वर्ट हो गया और किस में चला गया, सॉल्यूशन में। और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो सर्किट के थ्रू क्या हो जाएंगे, आगे सर्कुलेट हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे रखा है, क्यों, क्योंकि जो जिंक है वो जिंक 2+ बना रहा है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रही है कि जो कॉपर आयन है सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर मेटल बना रहा है। तो जो आपके दूसरा जो इलेक्ट्रोड है जिसको आप कैथोड कह रहे हो, उसमें क्या है कि कॉपर जो आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद मेटल बना रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप खुद देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, एक मेटल की जो रॉड है या जो एक इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे पतला होता जाएगा, और एक इलेक्ट्रोड जो है वो धीरे धीरे मोटा होता जाएगा या थिक होता जाएगा। अब आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोड पतला होगा और कौन सा इलेक्ट्रोड मोटा होगा। जैसे कि यहाँ पर जिंक मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो जिंक मेटल की जो रॉड है वो धीरे धीरे पतली होती जाएगी, और कॉपर आयन की जो रॉड है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, हाँ ये मैं आपको बताता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन का गेन करना या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने कहा ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक 2+ बना रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कॉपर 2+ आयन, और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, कॉपर। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। अब ये तो थी हाफ सेल रिएक्शन, ये हाफ सेल रिएक्शन एनोड पे, हाफ सेल रिएक्शन कैथोड पे। अब हम बात करें कंप्लीट सेल रिएक्शन, इस दोनों को कंबाइन कर दो। अब जब हम कंप्लीट सेल रिएक्शन की बात करेंगे तो आप देखोगे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए और 2 इलेक्ट्रॉन आए। तो जब आप कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, जिंक और कॉपर 2+। तो आपने रिएक्शन क्या लिखी, जिंक प्लस कॉपर 2+, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जिंक 2+ प्लस कॉपर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जिंक जो है मेटल वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉपर आयन जो है वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। ये ओवरऑल रिएक्शन है डीनियल सेल की। देखिए डीनियल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो डीनियल सेल है वो रिवर्सिबल सेल का एग्जाम्पल है और गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है। और अभी मैंने आपको कहा था कि जो सेल होता है वो 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है। तो अगर सेल रिवर्सिबल है तो इलेक्ट्रोड भी आपको रिवर्सिबल चाहिए। तो यहाँ पर जो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्या क्या टाइप है और उनके क्या एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सम कॉमन टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स,
इलेक्ट्रोड जो है वो कितने तरीके के होते हैं, देखिए यहाँ पर जो हमारे काम के हैं हम वही डिस्कस करेंगे, बाकी और बहुत तरीके के होते हैं, मैंने एक एक दो दो एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। देखिए सबसे पहला है मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। जैसा कि मैंने आपको कहा कि डीनियल सेल में जो इलेक्ट्रोड आप काम में ले रहे हो वो मेटल आयन का एग्जाम्पल है। कैसे? मेटल आयन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है कि एक मेटल की रॉड होती है और वो उसके इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप होती है। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है और उसमें ये मेटल की रॉड डिप है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है पूरा, इसको हम कहेंगे मेटल आयन इलेक्ट्रोड। जैसे कि जिंक जो है वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप है, तो ये भी मेटल आयन है। कॉपर जो है वो भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप है, ये भी मेटल आयन का इलेक्ट्रोड है। तो डीनियल सेल में जो दो इलेक्ट्रोड है दोनों ही मेटल आयन इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल फॉर्म में वो हम कैसे शो करते हैं? तो देखिए जब भी हम बात करते हैं रिएक्शन की इलेक्ट्रोड की तो वो हम रिडक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? रिडक्शन। देखिए जब आप सेल कंप्लीट बना लेते हैं तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है और एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है, लेकिन जब हम सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं तो उसकी रिएक्शन हम नॉर्मली रिडक्शन के फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, ये मेटल आयन है जो कि M से हमने मेटल शो कर दिया और Z+ जो है वो उसकी चार्ज को बता रहा है या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बता रहा है, तो ये Z+ उसका चार्ज हो गया। फिर हम क्या कह रहे हैं कि उसको हमने Z इलेक्ट्रॉन दिए। कितने इलेक्ट्रॉन दिए? Z, मतलब जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन आपने उसको दिए। अब ये +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, etc। तो MZ+ को आपने Z इलेक्ट्रॉन दिए और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या बना रहा है? M। S किसको बता रहा है? सॉलिड को। तो देखिए ये तो अंडरस्टूड है कि अगर जिंक रॉड है मेटल की तो ये सॉलिड होगा और कॉपर की रॉड है तो ये भी क्या होगी? सॉलिड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर MZ+ एक्वस जो है मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्या बना रहा है? मेटल। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो किस फॉर्म में चल रही है कि मेटल आयन इलेक्ट्रॉन लेके मेटल बना ले या मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल आयन बना ले। तो ये आपके ओवरऑल रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। दोनों साइड रिएक्शन चल सकती है। जैसे हमने देखा था जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा था तो जिंक जो मेटल है वो मेटल आयन बना रहा था और कॉपर पे रिडक्शन हो रहा था तो जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना रहा था। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मेटल आयन की कंसंट्रेशन है ये वेरी करती है। वेरी का मतलब जैसे जैसे सेल रिएक्शन होती जाएगी मेटल आयन की कंसंट्रेशन चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो मेटल आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो रिएक्शन के साथ चेंज होती है, वेरी होती है। कंसंट्रेशन आप कह सकते हो या एक्टिविटी कह सकते हो, लेकिन मेटल जो सॉलिड फॉर्म में है उसकी एक्टिविटी 1 होती है। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में। मैंने आपको बता दिया कि जो मेटल आयन इलेक्ट्रोड है उसमें जो मेटल वाला पार्ट है उसकी एक्टिविटी आपको 1 माननी है। ये एग्जाम में पूछ रखा है, छोटे मोटे एग्जाम में RPSC पूछ लेती है कि जो मेटल इलेक्ट्रोड है उसमें जो मेटल वाला पार्ट है जो कि रॉड है उसकी एक्टिविटी क्या होगी? उसकी एक्टिविटी क्या होती है? 1। ठीक है, आगे भी काम आएगा आपके। यहाँ पर ये तो थी रिएक्शन कि आप मेटल आयन इलेक्ट्रोड की जो रिएक्शन है हाफ सेल रिएक्शन वो कैसे शो कर रहे हो, ये रिडक्शन के फॉर्म में रिएक्शन है। अब इसके बाद इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन भी आता है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कैसे दे रखा है? M जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ऐसे लिखा हुआ है M ब्रैकेट में S कॉमा MZ+ एक्वस। तो ये सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है कि मेटल आयन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पर आपने कैसे रिप्रेजेंट करा? मेटल को आपने M से शो कर दिया, ब्रैकेट में S जो कि सॉलिड को बता रहा है, कॉमा MZ+ जो कि उसके इलेक्ट्रोलाइट के आयन को बता रहा है एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो ये एक टाइप था किसका? मेटल आयन इलेक्ट्रोड का। तो एक टाइप तो ये हो गया। दूसरा टाइप जो है वो है गैस इलेक्ट्रोड। ऊपर वाले में मेटल आयन था, यहाँ गैस इलेक्ट्रोड है। इसका मतलब इलेक्ट्रोड में किसका रोल है? गैस का। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दे रखा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैसा होता है? जैसे ऊपर वाले का तो इमेजिनेशन मैंने आपको बताया था कि मेटल का सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का और उसमें मेटल की रॉड डिप है। अब गैस इलेक्ट्रोड में क्या है? तो अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो एसिड जो है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन गैस जो है वो किसी न किसी फॉर्म में इक्विलिब्रियम में होगी, तो वहाँ पर हाइड्रोजन जो गैस है उसको बबल किया जाता है एसिड में, क्योंकि एसिड में H+ आयन होते हैं और साथ में एक प्लेटिनम वायर होता है। ठीक है, अब देखिए पूरा यहाँ पर सारे डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है,
तो आप नेट से डायग्राम देख लेना इन इलेक्ट्रोड्स के, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस है उसको बबल किया जाता है एसिड में, और एक प्लेटिनम वायर साथ में होता है। अब प्लेटिनम वायर क्यों होता है, बबल क्यों किया जाता है, उसको मैं आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो नॉन कंडक्टिंग होती है। तो हाइड्रोजन गैस जो है रिएक्शन जब शो कर रही है रिवर्सिबल फॉर्म में, तो वो H+ के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर्म में शो करती है। रिएक्शन अभी दे रखी है, उसको डिस्कस करेंगे। और क्योंकि हाइड्रोजन नॉन कंडक्टिंग होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो बना रहे, उसके लिए प्लेटिनम वायर हम साथ में काम में लेते हैं। प्लेटिनम ही क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि अगर आप सिंपल मेटल लोगे तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करके उसकी जो रिएक्टिविटी है या जो उसका फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा। मतलब हम ऐसा चाह रहे हैं ऐसा मेटल हो जो केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का काम करे और मेटल उस पर एसिड जो है मेटल पे अटैक ना करे। तो प्लेटिनम जो है वो नोबल मेटल होता है। ठीक है, सिंपल सी अगर हम बात करें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर गैस इलेक्ट्रोड में हमने एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिएक्शन हम कैसे शो कर रहे हैं रिवर्सिबल फॉर्म में, तो जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रोड की रिएक्शन हम रिडक्शन के फॉर्म में शो करते हैं। तो H+ आयन जो है जो कि एसिड में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस H+ आयन के साथ इक्विलिब्रियम में है। किसमें है, H+ आयन और हाइड्रोजन गैस जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ये आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब एक खास बात, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि इसकी कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है और जो सॉलिड है उसकी एक्टिविटी एक होती है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की ही कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है। इसको तो आप कंसंट्रेशन के फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि एसिड है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी जिसमें भी शो करेंगे, मोलैरिटी में नॉर्मली शो करते हैं। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है इसको आप प्रेशर में बताएंगे कि इसका प्रेशर कितना है एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पर जो आपके हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, H+ आयन जो है जो कि एसिड में प्रेजेंट है वो इक्विलिब्रियम में हाइड्रोजन गैस के। तो H+ आयन इलेक्ट्रॉन ले रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है प्लेटिनम वायर के थ्रू होता है। दूसरी बात, एसिड में हाइड्रोजन गैस बबल की जाती है। ठीक है, इसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन है इसका वो कैसे है, प्लेटिनम, अभी मैंने आपको बताया प्लेटिनम वायर है, क्योंकि अगर प्लेटिनम नहीं लोगे तो हाइड्रोजन गैस कंडक्टिंग नहीं है। ठीक है, प्लेटिनम सेमीकोलन हाइड्रोजन गैस और उसके बाद H+, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो ये एग्जाम्पल है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का। अब देखिए गैस इलेक्ट्रोड के और एग्जाम्पल भी है, मैं आपको केवल नाम बता देता हूँ। जैसे गैस इलेक्ट्रोड का एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वैसे ही आपके ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड भी होता है और क्लोरीन इलेक्ट्रोड भी होता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक हो गया मेटल आयन इलेक्ट्रोड, दूसरा हो गया गैस इलेक्ट्रोड जिसमें आपने पढ़ा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरा हो जाएगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, तीसरा हो जाएगा क्लोरीन इलेक्ट्रोड। लगभग सिमिलर ही हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, आगे मैं और डिस्कस करूँगा कि कौन सा इलेक्ट्रोड जो है पीएच पर डिपेंड करता है और कौन सा पीएच पर डिपेंड नहीं करता, या कौन से इलेक्ट्रोड से आप पीएच निकाल सकते हो, पीएच मेज़र कर सकते हो, और कौन से इलेक्ट्रोड से पीएच मेज़र नहीं कर सकते। तो पीएच जो होती है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, आप जानते ही हैं पीएच स्केल होता है एक। तो सिंपल सी बात करें कि पीएच जो है कौन से इलेक्ट्रोड से रिलेटेड है, कौन से नहीं है, तो सिंपल सा एक फंडा है, जिस इलेक्ट्रोड में आपको H+ दिख रहा है कहीं पर भी वो पीएच से रिलेटेड है, और जिसमें H+ नहीं दिख रहा वो पीएच से रिलेटेड नहीं है। तो जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको H+ दिख रहा है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से आप पीएच मेज़र कर सकते हो। कैसे मेज़र कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला है, ये हम बाद में देखेंगे। अभी केवल आप इतना समझ लीजिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से आप पीएच मेज़र कर सकते हो, या पीएच पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है। अब देखिए थर्ड टाइप का जो इलेक्ट्रोड दे रखा है वो कौन सा है, मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। अब देखिए यहाँ पर इसमें और मेटल आयन इलेक्ट्रोड में डिफरेंस क्या है। मेटल आयन इलेक्ट्रोड की जब हमने बात की थी तो एक मेटल की रॉड थी और वो डिप थी किसमें, उसके इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में। यहाँ पर मेटल की रॉड तो है, या मेटल तो है, रॉड भी कहें तो मेटल तो है, लेकिन उसके साथ क्या है, इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट है। अब इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट का मतलब क्या है, इसको हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट भी कह सकते हैं। अगर आपको याद हो तो जब मैं आपको कॉलरॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ा रहा था तो वहाँ पर एक टर्म आई थी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट,
और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर इस पर क्वेश्चन बनता है कि कौन से सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। वो डायरेक्ट नाम ना दे के सिंपल पूछ सकता है कि भाई 4 सॉल्ट दे रखे हैं या 4 इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं, वो ये कह सकता है कि किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है या किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पर होता क्या है कि इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कैलोमेल इलेक्ट्रोड से। कैलोमेल इलेक्ट्रोड जो है एग्जाम्पल है किसका, मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का। यहाँ पर होता क्या है, एक तो मेटल है, मेटल के साथ होता है उसका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद हो गई कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड में सॉल्ट दे रखा होगा वो आसानी से सॉल्युबल नहीं होता है। इसका मतलब वो सॉल्युबल बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, उसको हम कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो वो जो सॉल्ट है अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है या कम किसकी है, तो जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर कैलोमेल इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो एक तो मेटल है, मेटल के साथ उसका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, मेटल आयन में तो जो मेटल प्रेजेंट था उसका इलेक्ट्रोलाइट था, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है वो कौन सा है। तो यहाँ हमने क्या कहा कि एक तो मेटल है और उस मेटल का स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तीसरी जो चीज़ है वो है इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका एनायन जो है वो कॉमन हो, किसके, मेटल के जो सॉल्ट प्रेजेंट है उसके। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए कैलोमेल इलेक्ट्रोड की हमने बात करी, अब मैंने आपसे क्या कहा, 3 चीज़ हो गई, मेटल हो गया, मेटल का स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो गया और इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो गया। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें एनायन जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट से क्या हो, कॉमन हो। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंटेशन है कैलोमेल इलेक्ट्रोड का। कैसे, Hg जो है वो आपके मरकरी हो गया। अब यहाँ पर इसको L भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, क्या लिख सकते हैं, L, क्योंकि मरकरी जो होता है जिसको हिंदी में पारा कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, इकलौता मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो मरकरी हो गया, ब्रैकेट में L लिख सकते हैं। उसके साथ हो गया मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2, इसी को ही कैलोमेल बोलते हैं। तो देखिए ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कैलोमेल इलेक्ट्रोड का फॉर्मूला क्या होगा, या कैलोमेल का फॉर्मूला क्या होगा, या कैलोमेल होता क्या है। Hg2Cl2 को कैलोमेल कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। तो Hg हो गया, ब्रैकेट में L लिख सकते हैं, मेटल हो गया ये तो, और ये हो गया मेटल का स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इसका मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉल्ट सॉल्युबल नहीं है, तो ये भी किस फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में। तो ये लिक्विड हो गया, ये सॉलिड हो गया। इसके साथ में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या दे रखा है, KCl। तो मैंने आपसे क्या कहा था, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होना चाहिए, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जिसमें एनायन कॉमन हो। अब इसका एनायन क्या है, Cl, तो इसमें भी एनायन क्या दे रखा है, Cl। तो यहाँ एनायन क्या हो गया, कॉमन हो गया। बात समझ में आ गई। अब ये तो था रिप्रेजेंटेशन किसका, कैलोमेल इलेक्ट्रोड का। अब यहाँ पर हाफ सेल रिएक्शन है, वो कैसे हो रही है। तो हाफ सेल रिएक्शन कैसे दे रखी है, देखिए ये आपके सॉल्ट है जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। अब ये जो सॉल्ट है यहाँ पर देखिए मेटल जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर अगर आप इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे मरकरी की, तो एक मरकरी एटम की प्लस बनाएगी, और Hg2 जो आयन है वो Hg2 2+ के फॉर्म में हो गया, मर्क्यूरस के फॉर्म में, ठीक है, इसलिए इसको मर्क्यूरस क्लोराइड भी कहते हैं। तो यहाँ पर Hg2Cl2 हो गया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो ये आयन था इसका, साइड में लिख देता हूँ, ये जो इसका आयन है वो है Hg2 2+ के फॉर्म में, और ये है 2Cl- के फॉर्म में, जब ये आयन बनाएंगे तब। लेकिन देखिए ये आयन बना नहीं रहे हैं, ध्यान रखना, ये अगर एक्वस फॉर्म में सॉल्युबल हो जाते तो ये आयन बना लेते Hg2 2+ और 2Cl-, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में है, ये आयन नहीं बना रहे, ठीक है, ये खास बात है इसकी। इलेक्ट्रॉन लिए किसने, 2+ ने, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2Hgl में, और जो 2Cl- थे वो ऐसे के ऐसे रह गए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर रिएक्शन में कहीं पर भी ये आयन शो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आयन आप शो करोगे तो फिर वो मेटल आयन इलेक्ट्रोड हो जाएगा। यहाँ पर ये मेटल आयन इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन लिखोगे तो मेटल का जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है वो आएगा रिएक्शन में, और मेटल आएगा, लेकिन मेटल आयन शो नहीं होगा रिएक्शन में। क्यों, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है,
ठीक है, तो ये हो गया मेटल का सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इलेक्ट्रॉन लिए, मेटल बना लिया, साथ में क्या बन गया Cl-N। तो यहाँ पर रिवर्सिबल फॉर्म में कौन है, एनायन, जो कि Cl- है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। तो हमने बेसिकली जो कॉमन टाइप्स है 3 तरह के, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, जिसका एग्जांपल है कैलोमेल इलेक्ट्रोड। कैलोमेल से मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि कैलोमेल का फॉर्मूला क्या है, Hg2Cl2। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो सॉल्ट है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो कैलोमेल इलेक्ट्रोड है इसको आप एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड काम में ले सकते हो। कैसे काम में ले सकते हो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब देखिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं केवल इतना बताता हूँ। रेफरेंस इलेक्ट्रोड उसको कहते हैं जिससे आप दूसरे इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो। रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, जिससे आप दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो यहाँ पर कैलोमेल इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड के फॉर्म में काम आता है। ध्यान रखना रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। कौन सा है, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसके अलावा क्वेश्चन ये आता है कि क्या कैलोमेल इलेक्ट्रोड जो है पीएच मेजरमेंट में काम आता है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जहां पर H+ दिखे वो पीएच मेजरमेंट में काम आता है। यहां पर कहीं आपको H+ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कैलोमेल इलेक्ट्रोड जो है पीएच मेजरमेंट में काम नहीं आता। तो ये जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या बनते हैं जो आरपीएससी पूछ चुकी है या दूसरे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो मैं आपको सारे के सारे हाथों हाथ बता रहा हूं, ताकि आपको साथ के साथ रिवाइज हो जाए या क्लिक हो जाए कि कौन सी थ्योरी से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर कैलोमेल इलेक्ट्रोड से जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बता दिए। कैलोमेल इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैलोमेल का फॉर्मूला क्या है, Hg2Cl2, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। रिएक्शन मैंने आपको बता दी, नॉर्मली रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं आता लेकिन कंसेप्ट वाइज मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा क्वेश्चन ये बनता है कि कैलोमेल इलेक्ट्रोड जो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम में आता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कैलोमेल इलेक्ट्रोड का पीएच मेजरमेंट में कोई रोल नहीं है। इसके अलावा अगर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड की बात करें तो जैसे कैलोमेल इलेक्ट्रोड है वैसे सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड भी होता है, AgCl। तो AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड, ये भी आपके स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। आपने देखा होगा AgCl का व्हाइट PPT बनता है। तो दूसरा जो एग्जांपल है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का वो है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे सपोर्ट करना, तो जितना हो सके उतना आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कोई भी सुझाव है, कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।